सडनली ऐसे ही उन्होंने घड़ी देखी और उसने बोला अरे नमाज को जाने का है, तो वो निकल गए बोलकर। इनको तो नमाज में जाना था, क्या हुआ? तो कह रहे अरे 2-2:30 बज चुके थे तब तक, तो कह रहे हैं कि अब कौन नमाज पढ़ने जाता है, अभी टाइम निकल गया। समझते लोग हैं मैं एक हंसी मंजर बनाता हूँ, मैं कागज के सिपाही काट के लश्कर बनाता हूँ। क्या बात, वाह, क्या वाह, बात, न जाने क्या न बात जाने है। किस समय पर किस तरफ से भागना पड़ जाए, मैं अपने घर के हर दीवार में एक दर बनाता हूँ। बड़े नेता के घर थे, तो ऐसी मजाक में चला, उन्होंने कहा कि अब मैं स्वदेशी घड़ियां पहनता हूँ। तो मेरे साथ एक और सज्जन थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि अगर आप विदेशी घड़ियां नहीं पहन रहे तो हमें दे दीजिए। जब तक जान है, जब तक शरीर में खून दौड़ रहा है, तब तक जो है हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और उससे फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किसी एक नेता ने कहा कि सर जब आप फोड़ने वाले हो तो हमें बता दीजिएगा पहले। तो राहुल गांधी की तरफ देखकर मुस्कुराए, सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया राहुल जाए। गांधी की तरफ देख के मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। किसी से बात कर रहे, पीके ने आके मुझे कहा कि भाई आप शांत रहिए। मैंने कहा देखिए मेरे को मेरा काम करना है, आप अपना काम कर रहे हैं। मैं खान मार्केट में गया था, तो एक साइड टेबल पे मुकेश साहनी बैठे हुए थे। रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि सर आप जा रहे हैं, तेजस्वी तो ले नहीं रहे हैं आपको, आप जाएंगे, आप क्या करेंगे? मैडम मुझे 104 बुखार है, मैं फिर भी सर की तकरीर सुनने आया हूँ। मैंने कहा पहले तो तू दूर हो जा, मास्क लगा ले, ठीक है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। मैं ये कह रहा था भाई, इन सब से, संजय जी से, राहुल से, मिलन से, इन सब से, कि भाई मैं तो कभी इस तरीके का सूत्रधार रहा नहीं। और हम तो स्कूल में भी पूरी जो हमारी एजुकेशन हुई है वो खड़े होके हुई है, हम तो बैक बेंचर भी नहीं रहे। लेकिन आज मुझे सूत्रधार बना दिया अंकित ने। अंकित का कल फ़ोन आता रहा, मैंने कहा कि नहीं करना, फिर हुआ कि कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं क्योंकि राजनीति कवर करता हूँ, और कोई भी राजनीति को कवर करने वाला और नेता चुनाव जीतने के बाद नहीं कहता कि मुझे चुनाव हारना है। तो मैं मान गया, मैंने कहा चलो इसी बहाने सही, लेकिन अध्यक्षता मिल गई। लेकिन अध्यक्षता तो मुझे मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तय नहीं है। और ये हर दिन लगता है कि आज होगा, लेकिन फिर टल जाता है। अब टलते टलते मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बिहार चुनाव के बाद ही हो, और जिसकी संभावनाएं और ज़्यादा हो गई हैं। और जेपी नड्डा एक ऐसे अध्यक्ष बन जाए जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हो। खैर बहरहाल इसमें कुछ और करते हुए मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो बिहार है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आज तक रेडियो के सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, बिना इसको ख़त्म कीजिए बीच में कुछ मत सुनिए। और अगर सुन नहीं सकते तो देख लीजिए, और देख नहीं सकते तो सुनिए ज़रूर। लेकिन जब तक ये पॉडकास्ट ख़त्म ना हो जाए आज तक रेडियो पे, इस बीच में कुछ भी मत कीजिए, ना चाहते हुए भी। क्योंकि हो सकता है कि आपको जितना आपने सुना उसमें आपके काम की कोई उक्ति ना मिली हो, कोई काम की जानकारी ना मिली हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो वो अभी तक ना आई हो, लेकिन अंत में आ जाए। और अगर अंत में ना आए तो अगली बार फिर सुनिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए भी, क्योंकि हमको आपके जो सजेशंस होते हैं, जो आप हमारे को नकारात्मक सकारात्मक सुझाव देते हैं, जो भी कहते हैं, उससे हम थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। नकारात्मक आते हैं तो सोचते हैं अच्छा ये ठीक कर सकते हैं, सकारात्मकता में ये सोच लेते हैं कि जो किया है वो अच्छा किया, बेहतर करेंगे। चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं बिहार से। राहुल, क्योंकि CWC की बैठक हुई है, क्या है उस बैठक के अंदर? क्योंकि तेजस्वी अभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार RJD के हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, क्या है? 85 साल के बाद ये CWC की बैठक हुई पटना के अंदर। इससे पहले 1940 में हुई थी। इसके पीछे का एक तर्क है। कहते हैं ना कि एक बारी कुछ चीज़ चल जाती है मार्केट के अंदर तो आप उसका रेप्लिकेट मॉडल लेकर आ जाते हैं। 2023 के अंदर ऐसी एक CWC तेलंगाना में रखी गई थी। मैं उसको कवर करने के लिए भी गया था। ताज कृष्णा है वहाँ पर रखी गई थी। और उसके बाद एक रैली रखी गई थी जिसमें सोनिया गांधी ने 5 गारंटीज़ को अनाउंस किया था।
उसके बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर आ गई। तो किसी ने ये, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार के अंदर CWC नहीं हुई है, तो ये कहा गया कि हम CWC करते हैं बिहार के अंदर, ताकि एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी कितनी स्ट्रांग है ग्राउंड पे और कितना मोबिलाइजेशन। उसमें मीटिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। उसमें राहुल गांधी ने, जाहिर है उन्होंने 16 दिन यात्रा निकाली SIR के ऊपर, तो वो सब बात उन्होंने कही कि आप मजबूती से लड़िए, सीट शेयरिंग सब हम देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाकर काम करिए। फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और उससे फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किसी एक नेता ने कहा कि सर जब आप फोड़ने वाले हो तो हमें बता दीजिएगा पहले। दूर चले जाएंगे। नहीं, ताकि हम अपने अपने इलाकों में जाकर फिर उसको पॉपुलराइज कर सकें, ताकि हम तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। हाँ। तो राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया राहुल जाए। गांधी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की जो CWC करने की जो कोशिश है, उसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि एक मैसेज जाए कि अब हम वो पार्टी नहीं है जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 19 सीटें ही जीतती है। पिछली बार उन्हीं पर ठीकरा फोड़ा गया था कि इनकी वजह से सरकार नहीं बनी। इस बार ये कांग्रेस चाहती है कि 30, 35, 40 तक हमारा नंबर आंकड़ा चला जाए, ताकि RJD के साथ सरकार बना ले। और आपने कहा कि CM पद का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं करती, देखिए आप किसी से भी पूछिए, कोई बिल्कुल क्लैरिटी है महागठबंधन के अंदर। सबसे ज़्यादा सीटें कौन लड़ रहा है? RJD। तो जाहिर है उन्हीं का विधायक दल का नेता CM बनेगा। अब माले का विधायक तो बन नहीं जाएगा मुख्यमंत्री, हालांकि ऐसा भी मन हुआ की है। बात जुबा पे क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस को ये लगता है, या गठबंधन के साथियों को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को ऑफिशियली आप प्रोजेक्ट कर देंगे तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। बीजेपी फिर पोलराइज करने में कामयाब हो जाएगी काफी हद तक, क्योंकि वो बार बार वो 15 साल लालू प्रसाद यादव, उन तमाम चीजों को फिर वो सेंटर स्टेज में लेकर आ जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, अब डिफेक्टो तो वो हैं ही, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है। डिफेक्टो तो वो, उन्होंने राहुल गांधी के प्रेजेंस में ये कह दिया कि ये डुप्लीकेट चीफ मिनिस्टर है, असली चीफ मिनिस्टर का तैयार करिए। तो इससे बड़ा और आप क्या आप मैसेज चाहेंगे? तो वो तो क्लैरिटी है कि अगर सरकार नंबर आएगा तो विधायक दल का नेता जो RJD का होगा वही गठबंधन का नेता बनेगा और वही फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसमें कतई, मैं आपको बता रहा हूं हिमांशु जी, बिल्कुल ये कन्वे कर दिया गया है तेजस्वी यादव को कि आप बस नंबर लाइए और फिर राजभवन चले जाइए। चलिए एक आपसे सवाल और है छोटा सा। आपने कहा कि इस बार स्ट्राइक रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, पिछले अगर कुछ दशकों में हम देखें बिहार की राजनीति में, तो एक चीज है कांग्रेस के लिए, वो ये है कि कांग्रेस का जो बेटर स्ट्राइक रेट रहा है वो रहा है 2015 में 40 सीटों पे लड़कर 26 जीतना। अशोक चौधरी। हाँ, और फिर 70 पे लड़के जो जीते 19, हाँ। आपको भी पता है। तो वो 40 जीतने के लिए कितनी सीटें लड़नी है इस बार? 70 या उससे अधिक, या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मुकेश साहनी का आने का? बिल्कुल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 10% सीट्स का आप ये मान के चलिए, RJD भी 10% अपनी सीट्स कम करेगी, मतलब लमसम मैं आपको बोल रहा हूँ, और कांग्रेस भी अपनी 10% सीट्स कम करेगी, यानी 70 से नंबर चला जाएगा 60-62 के आसपास। ये इसलिए किया जाएगा ताकि जो VIP हैं, मुकेश साहनी जो मल्ला कम्युनिटी से आते हैं, उनका वोट भी आपको मिल जाए। पशुपति पारस के साथ भी बातचीत चल रही है। संजय जी क्या है इस पे? हाँ, क्योंकि आप तो जानते हैं भोजपुरी, आप बहुत अच्छी बोल लेते हैं, भाषाओं के ज्ञाता हैं, बिहार की राजनीति में पुरानी पकड़ भी रखते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस के कुछ नेताओं से संपर्क हुआ, उनका ये कहना है कि हम उन्हीं सीटों पे जोर देंगे जिन सीटों पे हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिस पे हमें कॉन्फिडेंट है। पहले था कि इतनी सीट पे लड़ना है, जीतो चाहे हारो, उससे कुछ नहीं। लेकिन अब RJD भी वैसी सीटों को जिस पे बीजेपी का होल्ड ज्यादा, वो बोले कि तुम ही ले लो। यानी एक ऐसी चीज है कि मरा हुआ सांप दूसरे के गले में ही डालेंगे लोग, अपने गले में नहीं डालना चाहेंगे इस बार। भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर ना हो, हाँ, पड़ोसी के घर में हो जाए, तो ये चक्कर होगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये अगर कम सीटों पे लड़े, जैसे बिजनेस का रूल है कि एक तो ज्यादा मुनाफा कमाओ कम बेचो, एक है कि कम मुनाफा कमाओ लेकिन ज्यादा बेचो क्वांटिटी में, तो उस पे ये समझौता करना चाहते हैं कि जो हमारे बिल्कुल श्योर शॉर्ट सीट्स हैं उस पे हम लड़ें, बाकी में आप लोग बंदर बांट कर लो जिसको जो चाहिए। एक चीज अभी, क्योंकि पॉडकास्ट के दौरान अंकित ने हम सबको जानकारी दी कि तेज प्रताप जो हैं, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं,
उन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी है मिलन, जनशक्ति जनता दल करके है। लेकिन मिलन एक चीज है, पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव था ना, वो चुनाव बहुत कांटे का था। एक तरफ एनडीए को डेड जो है चिराग पासवान डाल रहे थे, दूसरी तरफ महागठबंधन को जो डेंट किया वो ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी ने किया, ऐसा तेजस्वी और कांग्रेस का मानना है। क्या सच में ओवैसी इस बार भी उतने इफेक्टिव रहेंगे जितने 2020 के विधानसभा चुनाव में थे वो? देखिए सर, हिमांशु जी, आपको पता है कि जितने विधायक इनके जीते भी थे वहाँ से, उनमें से काफ़ी सारे उठ के वापस चले गए। और इस बात वापस चले गए या आरजेडी में चले गए? वो सारे पहले आरजेडी के थे। उनकी जो बातचीत हुई थी इसको लेकर, उस पे यही पता चल रहा था कि क्योंकि वहाँ से वो नहीं ले पा रहे थे तो वो ओवैसी के खेमे में थे। और इस बात पे ओवैसी बहुत गुस्सा भी हुए, इसलिए इस टाइम उन्होंने तेजस्वी को लेटर भी लिखा अपनी तरफ से भी, और वहाँ के जो उनके अख्तरुल हैं उनकी तरफ से भी, और कहा कि हम एक साथ हाथ मिला के ये चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर यही था कि पिछली बार का रिपीट इस बार ना हो जाए। और ये जो बी टीम वाली उनकी इमेज हमेशा बनी रहती है ओवैसी की, कि जहाँ भी वो जाते हैं वो वोट कटर बन जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए। लेकिन बार बार चिट्ठी लिखने के बाद आपको तो पता ही कि मान ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो एक अभी क्योंकि वो सीमांचल के दौरे पर ही हैं, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि सर आप जा रहे हैं, तेजस्वी तो ले नहीं रहे हैं आपको, आप जाएंगे, आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं देखो उनका ईमान नहीं जाग रहा है, हमारा तो ईमान जागा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। पहले सो गया था, इस बार जाग गया। तो वो कह रहे हमारा तो ईमान जाग रहा है, फिर आकर ये ना कहें कि हम बी टीम हैं और ये सब चीज़ें। अब आप कह रहे हैं कि तेजू भैया ने एक पार्टी बना ली है। इनफैक्ट वहीं पर एक रिपोर्टर ने ओवैसी से ये भी पूछा, सर तेजू भैया अगर पार्टी बना लेंगे तो आप उनके साथ चले जाएंगे? तो उन्होंने इस बात का कुछ गोलमोली जवाब दिया। लेकिन बात यही है कि जहाँ पर वोट मुस्लिम वोट जहाँ पर बिहार में दिखाई देता है, और ज़्यादातर जो खासकर सीमांचल में और 5 सीटें जो पिछली बारी ओवैसी ने ले ली थी, जिसका आप वोट प्रतिशत भी उस बार हम डिस्कस कर रहे थे एक बार, इट्स 1.24%। और बाकी राज्यों में भी उनका जो वोट शेयर है वो लेस देन 1% ही रहा है लगभग। लेकिन वही एक कोर एरिया है। अब वहाँ पर ओवैसी अगर तेजस्वी के साथ चले जाते तो फ़ायदा तेजस्वी को नहीं होने वाला था, और इस बात का ओवैसी को भी मालूम है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इसमें कहीं समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी भी कोशिश लगातार जारी है। और मैंने इनफैक्ट उनको फ़ोन भी किया था एक बार, और मैंने पूछा कि सर क्योंकि MEA की एक स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग दिल्ली में थी, और वो कभी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग्स मिस नहीं करते हैं, बहुत सीरियस पार्लियामेंटेरियन है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी चुनाव पार्लियामेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी हम बिहार में। तो मैंने कहा सर सीटें तो बता दो, कितनी सीटों पे लड़ोगे आप? कह रहे नहीं अब ड्यू कोर्स में बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। तो सब कुछ एक वेट एंड वॉच गार्डेड गेम खेल रहे हैं फ़िलहाल, और इसीलिए बिहार चुनाव बहुत ही ज़्यादा मतलब मिर्च मसाला लग के बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। देखिए एक चीज़ है जो मिलन ने कहा, वो बड़ी चीज़ ये है कि ओवैसी बिहार से लड़े। हाँ, ऐश्वर्या का नाम मिलन है। आके मैं मिलन पे आ गया। आप ऐश्वर्या को मिस कर रहे हैं? हो सकता है, दर्शक भी कर रहे हैं, हाँ, कमेंट सेक्शन में भी उसमें कोई दिखेगा। दो राय नहीं है। सर ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो और मैं पहली बार सूत्रधार बने हैं। गलतियां होती हैं। बहरहाल क्योंकि ओवैसी बिहार चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती, और फिर वो बंगाल गए, फुरफुरा शरीफ के साथ उन्होंने अलायंस किया, और जितनी सीटों पे उन्होंने घोषणा की थी उतने पे लड़े नहीं पाए वो। फिर वो गुजरात चले गए, उत्तर प्रदेश गए, जितनी सीटों पे वो कहते हैं उन्होंने लड़ा नहीं। इस बार क्योंकि अमित एक चीज है, ओवैसी और एक अंदर खाने खबर है कि ओवैसी, पप्पू यादव की जो जन अधिकार पार्टी है वो, और तेज प्रताप एक साथ आके कुछ गठबंधन कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं। और जो अभी मिलन ने कहा ना कि वो वोट कटुआ का टैग हटाना चाहते हैं, तो वो तो फिर बरकरार हो जाएगा अगर तीनों का गठबंधन हो गया। और पप्पू यादव का एक तस्वीर अभी वायरल हो गया, प्रधानमंत्री पूर्णिया गए थे तो एयरपोर्ट के उस पे
उद्घाटन के लिए, तो वहाँ पप्पू यादव उनसे बात करते नजर आए। तो इन खबरों को जो हवा देने का काम है वो लगातार दोनों तरफ से हो रहा है कि तेज प्रताप, ओवैसी, पप्पू यादव गठबंधन कर सकते हैं। हिमांशु जी, मुझे लगता है 2-3 इसमें एनेक्डोट्स हैं। एक तो पप्पू यादव को जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने इंश्योर किया बिहार में यात्रा के दौरान कि जैसे तैसे या तो जीप पे एडजस्ट हो जाए और नहीं तो जीप जो राहुल तेजस्वी की जो जीप थी उसमें एडजस्ट हो जाए, जिसके चांसेस मतलब 99% उनके लिए ब्लॉक था वो रास्ता। तो पीछे ठीक वैसी ही जीप लेके घूम रहे थे, इस पे खुद खड़े हो जाते थे तो विजुअल में दूर से दिखाई दे कि वो एडजस्ट हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अररिया में मैं जहाँ था, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव को, आप मुख्यमंत्री बतौर चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो अपना जूता वूता छोड़ के जैसे तैसे अंत में कुर्सी एडजस्ट करके सेट हो गए थे स्टेज पे। तो ये टैलेंट पप्पू यादव के पास है कि वो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी राहुल के मंच पे या तो साइड फ्रेम में हो जा रहे हैं या अपनी कुर्सी लगा दे रहे हैं। तो कुर्सी ले के कहीं और तो फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरा जो इतना इस बार अलग रवैया बैरिस्टर साहब का दिख रहा है बिहार में, उसकी वजह भी है उसके उस एनेक्डोट को वो जरूर पार्टी खुद ग्राउंड पे देख रही होगी। कहानी मैंने सुल्तान की कहानी पहले भी बताई थी, उसका और थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। राहुल गांधी जब कटिहार से निकल रहे थे, जिस मखाने के खेत में मिलने के लिए गए, मखाने का खेत, हाँ मखाना जहाँ सीड होता है, तालाब खेत को ही आप डुबा देते हैं क्योंकि कटिहार में ट्रेडिशनली उस तरह से खेती इतनी ज्यादा थी नहीं, तो जो धान और गेहूं के खेत थे उसको अब डुबा के लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसमें राहुल गांधी मिलने के लिए गए तो उन कई किसानों में से एक सुल्तान था। सुल्तान की उम्र मेरे ख्याल से लेट 20s में रही होगी, उससे 15-16 मिनट मेरी बात हुई लंबी मखानी के प्रोसेस पे, और उसी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और वोटिंग चॉइस के बारे में मैंने पूछा। तो उसका क्लियर जवाब था कि जब तक जान है, जब तक शरीर में खून दौड़ रहा है, तब तक जो है हम राहुल गांधी को ही वोट देंगे। मैंने पूछा भाई ये तो इलाका जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी का है, आप लोग तो आरजेडी की वजह से जुड़े हुए रहे हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हम तो पंजा को ही वोट देंगे और राहुल गांधी की वजह से देंगे। तो जिस इलाके में, और पिछले चुनाव में जब मैं वहाँ पे था तो पतंग बहुत ऊपर उड़ रहा था सीमांचल में, और आपको दिख रहा था कि आरजेडी का ग्राफ नीचे 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 आता जा रहा है। और चाय की टपरी पे खास तौर पे शाम में जो 16 साल से लेके 25 साल के लड़के होते थे, उन्होंने सीमांचल में ज़बरदस्त हवा बना रखी थी MIM की। वो हवा इस बार सुल्तान जैसे लड़कों के बयान से आपको नीचे आते हुए दिख रही है। पतंग कटता हुआ कारण क्या दिखाई कि दे रहा है। सरकार ओवैसी ने बनती बनती महागठबंधन की सरकार उसको दूर कर दिया। 12 सीटें। हाँ, मतलब ये तो एक तो वोट कटुआ वाला जो टैग है वो अपने आप में है। दूसरा, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में जो क्लैरिटी आई है और जिस तरह से बिहार में यात्रा उन्होंने निकाली, उसकी वजह से देखिए पहले कई पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक तस्वीर में जरूर फर्क है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। राहुल गांधी खुद को बतौर विपक्ष का नेता एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे, कांग्रेस चाहती थी एस्टैब्लिश करें, लेकिन इस बार पिछले 5 सालों में वो तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बैक सीट ले चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की छवि नीचे जा चुकी है, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मुस्लिम वोट बैंक के लिए या जिस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे राहुल गांधी ने अपना काम किया है, अपनी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दी है, उसकी वजह से वोटर भी कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि आमतौर पे जो MY फैक्टर की हम बात करते थे बिहार में कि मुस्लिम यादव आरजेडी की वजह से गठबंधन के साथ आएगा, इस बार उसमें M कंसोलिडेट हो रहा है राहुल गांधी फैक्टर की वजह से। एक ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो ऐसे में ओवैसी साहब के लिए या तेज प्रताप यादव के लिए या फिर प्रशांत किशोर के लिए जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान पढ़ा लिखा मेरी तरफ शिफ्ट होगा, या JDU के लिए जिसके पास पसमानदा मुसलमान का वोट बैंक था, उन लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल यहाँ से आगे का रास्ता होता जाएगा। नहीं, तो मुझे लगता है इसमें- पसमानदा इसमें- मुसलमान तो अभी भी JDU के साथ ही रहेगा। ये तो वोट से पता चलेगा जब चुनाव आएंगे। ओवैसी का जो वोट कटर वाला जो इमेज है, जिसको आप वोट कटुआ भी कह रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है वहां पर कि अगर टाई अप तेजस्वी के साथ हो जाता फॉर सम रीजन,
तो ये इमेज सुधर जाती। बट अगर तेजस्वी के साथ टाई अप नहीं भी हो रहा है तो उनके बयान आप देखिए, वो कैसे बयान दे रहे हैं कि आप लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है या घुसपैठिया बयान दिए जा रहे हैं। आप देखो कि बांग्लादेशी यहाँ पर कौन है बिहार में, यहाँ दिल्ली में बांग्लादेश से बहन आके बैठी है बांग्लादेश से, ऐसे ऐसे बयान वो दे रहे हैं शेख हसीना के ऊपर। नहीं, लेकिन एक चीज है कि क्योंकि अभी जिक्र किया अमित ने पीके फैक्टर। पीके एक ऐसा फैक्टर है जो तड़के का काम कर रहा है। अब वो किसके लिए लगेगा, कैसे लगेगा, ये तो आने वाला ये वक्त क्या बताएगा। या तो गले बिहार में में क्या लगेगा। 2 वोट कटुआ होंगे? अब वो कौन किसकी तरफ काटेगा। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर ओवैसी तो इसमें मुझे पप्पू लगता है यादव, तेज प्रताप एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ क्योंकि ये कहा जा रहा है पीके जो है वो एनडीए के वोट काट सकते हैं, तो वो बैलेंसिंग एक्ट पे हाँ। क्या आपको लगता है राहुल? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कम से कम जो कांग्रेस है या महागठबंधन है, उनको लगता है कि ये अपर कास्ट वोट में नुकसान पहुंचाएगा। और ना तो मुस्लिम ना ही यादव, क्योंकि ये तो कोर वोटर है, और दलित इस बार उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है राजेश राम, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, कह रहे हैं, इनको तो हम कंसोलिडेट कर लेंगे, बाकी वोट तो जो कटेगा वो एनडी का कटेगा। तो वो तो उसको अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से शुभ संकेत मान रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर का जो राइज हो रहा है, या जो 2-4-6% जो उनका, या उनकी लेकर जो मीडिया में एक हवा है, उसको तो वो अच्छा मान रहे हैं। ओवैसी साहब ने चिट्ठियां भी लिखी तेजस्वी को और कोशिश करी कि गठबंधन हो जाए। वो अपनी पोजीशनिंग, जैसे आप कह भी रहे हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो घर में आना चाहता हूं, दरवाजा तो खोले। भाई दरवाजे पे ये पहले ही खड़े हैं पैर लगा के कि दरवाजा खुलना जाए, स्वागत नहीं हो रहा हाँ, है। स्वागत नहीं हो रहा है। और स्वागत क्या नहीं हो रहा है, बल्कि तो कांटीदार झाड़ियां लगा के बैठे हैं। नहीं, इतना ही दरवाजा बंद है तो वो चले जाए, खुद जाने से तो दरवाजा खुल सकता है। वो बोल रहे हैं, देखिए अब ओवैसी जाए ना मिलने के लिए और कहें कि दरवाजा खुल जाए, अब वो कह रहे हैं- चिट्ठियों से कभी कुछ हुआ है क्या? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाला मामला है इनका। तो संजय जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके उसमें सुनना चाहेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों जिनको आप लोग वोट कटुआ बता रहे हैं, पुरानी कहावत है कि जूता किधर से काटता है सिर्फ पहनने वाला जानता है। तो कौन ये दोनों जूते पहनने वाला पांव कौन डालेगा इसमें, किसको कटेगा, ये तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मैं अंदर का किस्सा जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में बैरिस्टर साहब ने जितनी कामयाबी पाई, उसके बाद ना तो बिहार में लोकसभा चुनाव में वैसी कामयाबी मिली, ना बाकी स्टेट में मिली। तो अंदर का किस्सा क्या है कि कैसे फुस हो गया देखिए, मामला? दो चीज मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। हाँ। ये किस्सा है 2022 का, जब आरजेडी और जेडीयू का एक बार फिर से अलायंस हुआ। तब एक बहुत बड़ा इशू जो है कास्ट सेंसस को लेकर आरजेडी जेडीयू एक मंच पे थे, बीजेपी दुविधा में थी कि हम इसके साथ जाएं नहीं जाएं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, तेलंगाना में भी हुआ था, हमने उसका समर्थन किया था, भारतीय जनता पार्टी को। धर्मेंद्र प्रधान जो कल पार्टी के बिहार के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो गए, नीतीश कुमार से मिले और इस बात को उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन तब तक अंदर खाने जो खिचड़ी थी वो पक चुकी है। शायद मिलन इस बात को बता नहीं रही है जानबूझकर कि आरजेडी में नहीं आ रहे थे वो 4 विधायक एमआईएम के, उनको जेडीयू तोड़ रहा था। लेकिन बीजेपी को ये लगा कि मुकेश साहनी उनको पीछे से बड़ा मंत्रालय चाहते थे, एक तरीके से कहें कि वो खींचना चाह रहे थे अपना हाथ की, और दबाव की राजनीति। तो बीजेपी ने उनके 3 एमएलए तोड़ लिए थे और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। उस वजह से अगर जेडीयू अपना समर्थन वापस लेता, सरकार से बाहर जाता, तो सरकार बनाने का दावा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले मिलता है। तो जेडीयू ने ही 4 विधायकों को सेट किया था तोड़ने के लिए। लेकिन समय की परिस्थितियों को देखते हुए और लीगल चीजों को समझते हुए उन्होंने उनको आरजेडी में शिफ्ट कराया, जिससे आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए। और फिर ये बात मुझे जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताई थी। कैरम बोर्ड का खेल है, ये क्या है? कैरम बोर्ड तो का मैंने कहा, खेल पंडित है। जी, आप देखिए ऐसा मत सोचिए, इसको दूसरे एंगल से सोच के देखिए रिवर्स, कि हम अपनी संख्या तो बढ़ा लेते, 42 के 46 कर जाते, लेकिन सरकार बनाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी करती, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिले। रिसोर्सेज उनके पास है तो तोड़फोड़ शुरू होती। हम नहीं चाहते थे, तो उन 4 विधायकों को तोड़कर
तो हिमांशु उन्होंने ये क्या? वही मामला है जिसमें आरजेडी को विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा और जिसमें एक ठेकेदार वहां पर नहीं, वो इंजीनियर तो हैं, तमाम- उन्होंने हाँ। फाइनेंस किया, जिसपे अभी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। वो सारी चीजें हैं। तो MIM तब से वो है। तो ये एक तरह का कैरम के खेल में जैसे रिवाइंड मारते हैं, निशाना कहीं और होता है, गोटी कहीं और जाके केमिस्ट्री पे है, Chemistry कैसे पे होना है। चाहिए। हाँ। इसलिए राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, केमिस्ट्री का खेल है। इसमें सर उस बार एक और चीज़ हुई थी जो संजय सर कह रहे थे। 2020 में असल में कई सारे फैक्टर्स का अमेलगमेशन आपको बिहार में मिल गया था। CA NRC का एक इम्पैक्ट था, उसके बाद कोविड का एक इम्पैक्ट था, अचानक से डिजिटल मीडिया का बूम, क्योंकि कोविड में फिजिकल प्रचार डाउन गया था और सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। सीमांचल में लड़के घर पे बैठे हुए थे, युवा लड़कों के पास हाथ में, वो अचानक से डिसाइड कर रहे थे कि घर पे वोटिंग पैटर्न चेंज हो। और इसके साथ साथ एक इकोसिस्टम था सीमांचल का अपना, उस वक्त यूट्यूब का बूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था वोटिंग पैटर्न पे। और ख़ास तौर पे पहली बार बिहार में हुआ कि जातिगत समीकरण से इस तरह से यूट्यूब और सोशल मीडिया का बूम आपको देखने को वहाँ मिल रहा था। तो उसकी वजह से शाम की डिस्कशंस जो हैं सीमांचल के, खास तौर में छोटे छोटे कस्बों में, जैसे मैं किशनगंज से होते हुए ट्रैवल कर रहा था और अंदर और एक बार तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर, आखिरी हमारी गाड़ी गलत डायरेक्शन में मुड़ गई तो लगभग किसी ने रोका हमें वहाँ पे, भाई और विदेश यात्रा पे ना चले जाइए। हाँ, विदेश यात्रा ना हो जाइए। और आप पता चला बिहार की कवरेज में थे, करते करते नेपाल की कवरेज शुरू हो जाती वहाँ। अभी तो वही है यार। अभी तो हो गया। हाँ, वो भी हो गया अभी पीछे। लेकिन ये कई सारे फैक्टर्स थे जो एक साथ काम कर रहे थे, वो फिजल आउट कर गया है। आपके पास अब वो फैक्टर्स नहीं, और साथ में जिस तरह से ओवैसी जो फायर ब्रांड स्पीचेस दे रहे थे, और हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलन जहाँ पीछे यूपी इलेक्शन में जा रही थी, जहाँ पे विशेष तौर पे असद ओवैसी ये जरूर ध्यान रखते हैं कि महिला रिपोर्टर्स अगर वहाँ पे कवरेज के लिए आई हैं तो उस एकदम उनका फोकस रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ये एक उनका क्रेडिट देने की बात है। इसमें से एक बहुत अच्छा लेकिन- किस्सा मुझे याद है। हाँ। तो रामपुर थी मैं, और रामपुर में थी। आजम खान रामपुर में थी और आजम खान का किस्सा भी अभी फिर से गरमाया क्योंकि वो जेल से बाहर निकल के आए हैं। तो आदर सम्मान पूर्वक वो रामपुर आए तो थे, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप पुरजोर रामपुर में थोड़ा जोर लगाएंगे सीटों पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आजम खान इज़ आजम खान। तो वहाँ पर उनकी तकरीर होने वाली थी और एक चैनल का प्रोग्राम वहाँ पे सेटअप हुआ था। वो प्रोग्राम ख़त्म करके बहुत सारे लोग आए उनकी तकरीर सुनने के लिए। एक बंदा मिला और उसने कहा कि आप असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम कवर करने आ रहे हैं क्या? ओवैसी साहब आ रहे हैं? मैं कहा हाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनको बज रहे थे रात के 10, तो तकरीर थी उनकी 8 बजे की। मैडम मुझे 104 बुखार है, मैं फिर भी सर की तकरीर सुनने आया हूँ। मैंने कहा पहले तो तू दूर हो जा, मास्क लगा ले, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जो जिन तबके की ये बात कर रहे हैं, 16-15 साल के लड़के, 20 साल के लड़के, ओवैसी MIM, ओवैसी ओवैसी चिल्ला रहे हैं। पतंग उड़ रही थी एकदम। पतंग उड़ रही थी रामपुर में भी। और ऐसा मतलब ऑरा यंगस्टर्स, जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उनके बीच में, कि उनके आते ही 4 तो उनसे ऐसे ही चपट गए, मतलब 10, 15, 20 लोग हो गए। अच्छा हम खड़े थे, हमको इंटरव्यू करना था, अरे ओवैसी सर। तो खुद तो वो लंबे चौड़े हैं ही, और जैसे अमित बता रहा है महिलाओं की इज्जत तो वो करते ही हैं। इनफैक्ट कभी आपने नोटिस किया होगा किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी महिला से अगर वो बात करते हैं ना, देखिए तो मैडम, उनसे देखिए आंखों मैडम, में मैं आपसे आंखें कह नहीं रहा हूँ डालते मैडम, हैं। हाँ वो देखिए आंखों में मैडम, आंखें नहीं डालते महिला से मैडम, बात देखिए करते मैं हुए। देखिए ओवैसी साहब एक बहुत अच्छे तो- डिबेटर तो हैं, इसमें Yes, कोई no doubt. दो राय नहीं है। Undoubtedly. कम समय में अपनी बात बात को रखना। कितने अच्छे ढंग से हाँ, कह सकते हैं, Definitely. इसमें मुझे लगता है आज के जो मैं पिछले, क्योंकि लगभग 2 दशक से संसद कवर कर रहा हूँ, ओवैसी साहब का कोई जवाब नहीं। हाँ। कम समय में अपनी बात को कहने का जो उनके पास तरीका है वो किसी पे नहीं, और लॉजिकली बिल्कुल तरीके से अपने वोटर को समझते हुए वो कहते हैं। क्योंकि एक चीज अभी मिलन ने भी कही, सब कह रहे हैं पतंग उड़ रही थी। पतंग जितनी तेज उड़ती है,
एक चीज जरूर है, पतंग नीचे जरूर आती है। जी, ओवैसी साहब के साथ ये हो गया है, अब वो पतंग कब दूसरी उड़ाएंगे। क्योंकि डोर और नीचे सर होती है। यही उनकी प्रॉब्लम भी बन चुकी है कि जो वो तकरीरें देते हैं, जाहिर सी बात है वो सुनी जाती है, युवा सुनते हैं, महिलाएं सुनती है, सब सुनते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। और वही एक उनके लिए अभी भी चैलेंज उसका बना एक हुआ है। कारण है मिलन, इस बार रिपीट क्योंकि- होने के चांसेस हैं क्या बिहार में? नहीं, वैसा उसका ही। एक कारण है कि वो 2020 से 25 तक या 24 के लोकसभा चुनाव में कितनी बार बिहार गए। अगर आपको किसी प्रदेश ने तेलंगाना से लाके 5 विधायक दिए हैं तो आपको वहां जाना था, वहां आप नहीं गए। सही बात है। ये आपको अगर जनता पसंद कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता से दूर हो जाएं। तो शायद उसका खामियाजा वो खामियाजा ओवैसी हो साहब ने सकता है, बिल्कुल। बंगाल में भी भुगत लिया, क्योंकि उसका एक कारण था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। दूसरा फिर आप यूपी आए तो आपने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से अलायंस किया और एक वोट कटवा पार्टी की तरह आपको देखा गया। फिर आप गुजरात गए, वहां पे भी सेम सीन। तो ये कहीं ना कहीं एक किसी भी पॉलिटिशियन में होता है कि आप जनता के साथ कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रणनीतिक तो भूल लेकिन आप देखिए इस ना कि चीज में- किसी भी स्टेट में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। उनको बोला जाता है क्या सर, मतलब नहीं हो पाएगा इस स्टेट में, नहीं, वो कहते हैं नहीं, मैं फिर भी लड़ूंगा जाके। और सर इसमें एक चीज़ और ये है कि पिछले, ये बात हमने एक बार की भी है कि ये फ़र्क इस बार आपको देखने को मिल रहा है। 2020 शायद से एक्सेप्शनल केस था जहां मुस्लिम वोट बैंक कास्ट ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर रहा था कि अगर कोई यादव को वोट दे रहा है, कोई भूमिहार को वोट दे रहा है, तो हम मुसलमान होके सेकुलर और वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन उस तरह से क्यों सोचे, हम भी अपनी जात के नेता को जिताएंगे। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर भी वर्क कर रहा था। वो इस बार मुझे लगता है कि इन ब्लॉक एन मास वाला वापस से मोटिवेशन आ रहा है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। इस आरोप में कितना दम है फिर कि आरएसएस सवर्णों की संस्था है? 1984 के बाद देखा था कि उस चुनाव में आरएसएस को बिल्कुल लगा था कांग्रेस को समर्थन करना जरूरी है। देखते हैं कि वाजपेयी जी भी ग्वालियर से चुनाव हार जाते हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 P's का फायदा हुआ है। प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हुए हैं और पोजीशंस मिली हैं। कि क्या संघ का काम समाप्त हो चुका है और संघ को अब समाज में विलय कर लेना चाहिए? कहना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल। कल को मोदी जी नहीं रहे तो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका स्वागत है एक बार फिर से। ब्रेक के बाद हमारी आपसे गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है कि आप अगर देख सुन रहे हैं तो सबसे पहले आज तक रेडियो को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। ये सब जो मेरे साथ बैठे हैं, मिलन है, राहुल है, अमित है, पंडित संजय शर्मा है, ये सब किस्से कहानियां कैमरा ऑफ होने के बाद बता रहे थे। मेरा इनसे एक बार फिर से निवेदन है कि ये वो सारे किस्से बताएं जो ऑफ द कैमरा बता रहे थे, क्योंकि रिपोर्टर्स ऑफ एयर जो है वो ऑन एयर ही मानिए आप। नहीं तो अगली बार ऐसा होगा कि अंकित जब आप कैमरा बंद करने की बात सोच रहे होंगे, अंकित कैमरा ऑन कर देगा तो आपकी सारी बातें जो रिकॉर्ड निकले वो अंकित ना करे। उससे बचने के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग मतलब हमारा खुद ही स्टिंग बोल दीजिए। हमारा स्टिंग कर देगा वो। सीधे बता दें तो बढ़िया है, नहीं तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला अंकित तो को टेढ़ी उंगली लाती है। नहीं फिर तो ये पीपा तपा देगा, आग पे चढ़ा देगा। मैं रैली कवर करने के लिए गया था कांग्रेस की, लेकिन मेरे को फोन आ गया ओवैसी साहब के यहाँ से किसी का, क्या आ जाइए इनका इंटरव्यू के लिए। उनके घर गए, उनके दफ्तर गए। उसका नाम है दारुल सलाम। तो जैसे बोलते हैं ना हम उनका यहाँ पे, मेरे को, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा सिस्टम किसी भी नेता के यहाँ पे ऐसा। उनके हम दफ्तर में गए, उनकी एक कुर्सी लगी हुई है, वो सांसद हैं हैदराबाद से, और उनके साइड में इस तरफ 7 कुर्सियां और लगी हुई हैं, मेज कुर्सी लगी हुई है, उस पर उनके 7 एमएलए बैठे हैं उनकी पार्टी के। तो अगर आप उनके इलाके का वोटर हैं और आपकी कोई समस्या है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा। आप आइए सीधा, आप सिंगल विंडो क्लियरेंस, हाँ बिल्कुल सही शब्द आपने दिया, सिंगल विंडो सिस्टम है। और मेरे सामने, अब उनका परसेप्शन कैसा लोगों ने बनाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम ये वो, मेरे सामने कितने सारे लोग आए, तमाम धर्म के लोग आए,
उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी एड्रेस की गई मेरे सामने। एक व्यक्ति ने आके कंप्लेंट भी करी ओवैसी साहब को कि मेरा विधायक सुन नहीं रहा है। विधायक 5 कुर्सी छोड़ के बैठा था। वही क्लास लगा वहीं पेशी हो गई। हाँ, क्लास वहीं पर ही ऑनलाइन क्लास उनको दे दी गई। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सोचिए, अगर आप एक वोटर हैं, आप एक कोई सिटीजन है, कितना मुश्किल है आपको काम कराना। लेकिन अगर आप खुद ही अध्यक्ष हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी के, और आपके साथों एमएलए साथ में बैठे हुए, और आपकी कोई अगर एड्रेस नहीं कर रहा है ग्रीवांस, आप इसको विजुलाइज करिए थोड़ा सा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। काश बिहार में भी ऐसा ही हो जाता तो बढ़िया रहता। हाँ, सच में वो 5 लेके बैठ लेकिन जाते बिहार हैं। में विंडो की नहीं, दरवाजे की जरूरत है। इससे एक किस्सा मुझे याद आया कि दरवाजे की आप बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब कभी भी किसी ट्रिकी सिचुएशन में अगर खुद को पाते हैं ना, तो उन एक वो सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कहीं वो बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि एक बड़े नेता उनके बगल में बैठे थे, तो अब वहाँ से वो ना डिस्कशन थोड़ा गर्मा गर्मी में पहुँच रहा था और उनको नहीं इसमें इंडल्ज करना था। तो सडनली ऐसे ही उन्होंने घड़ी देखी और उसने बोला, अरे नमाज को जाने का है, तो वो निकल गए बोलकर। अच्छा, बाहर आ गए, संसद में ही हुआ था ये, बाहर आ गए और बाहर आराम से सारे रिपोर्टर्स को साउंड बाइट दे रहे हैं, टिक टैक्स दे रहे हैं, सबसे बातें हो रही हैं। अच्छा, यही बंदा फिर बाहर निकल के देखता है कि अरे इनको तो नमाज में जाना था, क्या हुआ? तो कह रहे, अरे 2-2:30 बज चुके थे तब तक, तो कह रहे हैं कि अब कौन नमाज पढ़ने जाता है, अभी टाइम निकल गया। तो जब भी उनको कुछ सिचुएशन लगती है कि अरे मुझे खिसकना है कोने से, तो अल्लाह को याद करना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो निकल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत मौजूद शेर है। समझते लोग हैं मैं एक हंसी मंजर बनाता हूँ, मैं कागज के सिपाही काट के लश्कर बनाता हूँ। क्या बात, वाह, क्या वाह। बात। न जाने क्या न बात जाने है। किस समय पर किस तरफ से भागना पड़ जाए, मैं अपने घर के हर दीवार में एक दर बनाता हूँ। तो वो एक ही दर है, नमाज का टाइम। एक और, क्योंकि संजय जी ने घड़ी का इशारा किया, तो अभी हम लोग एक बड़े नेता के घर थे, तो ऐसी मजाक में चला, उन्होंने कहा कि अब मैं स्वदेशी घड़ियाँ पहनता हूँ। तो मेरे साथ एक और सज्जन थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई भी कह सकते हैं आप, और उन्होंने पूछा कि अगर आप विदेशी घड़ियाँ नहीं पहन रहे तो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, घड़ी चाहे महंगी हो या सस्ती हो, वो सही समय बताती है, लेकिन महंगी घड़ी व्यक्ति का सही समय बताती है कि उसका समय क्या चल रहा है। क्या बात है। Absolutely. और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पीके आज जो है वो बिहार की राजनीति में एक फैक्टर हो गए हैं। पीके फैक्टर के नाम से हम सब उनको चर्चा करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड में भी, नेताओं के साथ आपस में जब भी बैठते हैं। लेकिन पीके की जो शुरुआत है राजनीति की, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़े, चाय, क्योंकि हम सब चाय पी रहे हैं, तो चाय पे चर्चा का कॉन्सेप्ट पीके लेके आए थे, ऐसा उनका दावा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये अलग चीज़ हो सकती है। मेरा पीके के साथ एक घटना है, मेरी उसके बाद कभी पीके से बात भी नहीं हुई। 2014 का लोकसभा चुनाव को कैंपेन था, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी दफ्तर से चाय पे चर्चा शाम को इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, तो अपलिंक डाउनलिंक मिलना था, मैं एक चैनल में था, वहाँ सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं किसी से बात कर रहे, पीके ने आके मुझे कहा कि भाई आप शांत रहिए। मैंने कहा शांत तो तब रहे ना जब सिग्नल मिल जाए वहाँ, क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो कुछ थोड़ा सा हुआ, तो मैंने कहा देखिए मेरे को मेरा काम करना है, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि वो जो चुनाव कैंपेन था वो हाईटेक कैंपेन था, तो चाय पे चर्चा का वो पहला ही था जहां से प्राइम मिनिस्टर बीजेपी दफ्तर से कर रहे थे। खैर पीके एक आज के टाइम पे अगर हम सब देखें तो एक अलग तरीके के व्यक्ति बने, बहुत से चुनावों को जिताने में उनका अहम रोल रहा है। लेकिन आज पीके क्या है बिहार की पॉलिटिक्स में, अगर आप देखें संजय जी, क्या है पीके का फैक्टर? नहीं, मेरा तो ये सवाल था कि उस समय तो चाय पे चर्चा शुरू हुई थी, अब पी के चर्चा कैसे हो रही है बिहार में? वो कह रहे बताओ हैं भाई। कि वो चुनाव बाद होगी, ड्राई वो कह रहे स्टेट हैं। है सर। हाँ, वो चुनाव तो बाद फिर होगी। पी के चर्चा कैसे होगी?
ड्राई स्टेट बड़ा सवाल तो ये है। ड्राई स्टेट से याद आया है किस क्या गुजरात जैसी स्थिति हो सकती है संजय जी? गुजरात जैसी स्थिति हो सकती है कि जो टूरिस्ट लोग आए, बाहर के आए व्यक्ति अपना पासपोर्ट, रेलवे टिकट, अपना दूसरे स्टेट का आईडी कार्ड दिखाएं और ये कहें कि वहाँ कुछ ठेके मिले जिनमें शराब, कुछ बाहर के लोगों के लिए टूरिज्म पर्पस इसलिए कि बाहर से जो लोग आते हैं गुजरात में उनको लाइसेंस मिलता है, लेकिन एक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बेवड़े का नाम, बेवड़े के तो ये है, क्या ऐसा कुछ होगा? अच्छा, आजीवन होता है ये? नहीं, आजीवन नहीं होता। आपको वापस आके रिन्यू करा दीजिए। हाँ, क्योंकि पीके की चर्चा संजय जी ने की, और पीके हम जो बात कर रहे हैं वो क्योंकि शराब पे है, और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यदि आप पीते हैं, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं जानते हुए कि हानिकारक है। ये ठीक रहा, आप मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं। मैंने कोई शराब का नाम नहीं लिया, मैंने बोला पीके की चर्चा कैसी हो रही है, जिस पीके कैसे चर्चा हो रही है। लेकिन ये चर्चा सर आप लोग मेरे राज्य, गृह राज्य के रेवेन्यू के खिलाफ कर रहे हैं। हम लोगों का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, वहाँ बैन लगा हुआ है, तो लोग हमारे यहाँ आते हैं, झारखंड में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। लेकिन लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई अब क्योंकि घर से निकलकर सड़क पर आ गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लालू परिवार की जो लड़ाई है वो बाहर आई है। तेज प्रताप कई बार नाराज हुए हैं परिवार से, मीसा भारती नाराज हुई है, सही है ये बात राहुल, लेकिन रोहिणी आचार्य उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हारी 13,000 कुछ वोटों से हारी राजीव प्रताप रूडी से, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कई बार संजय यादव जो तेजस्वी यादव के एडवाइजर भी हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन पे टारगेट किया है कि कुछ लोग जो हैं वो विभीषण का काम कर रहे हैं परिवार में। तो ऐसा क्या है कि लालू यादव परिवार में, क्योंकि एक चीज तो तय है कि अब पॉलिटिकली अगर कोई उत्तराधिकारी है लालू प्रसाद यादव का तो तेजस्वी यादव है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के अंदर इस तरीके की लड़ाई क्यों आ रही है? एक तो पुरानी कहावत है कि जूता जितना बड़ा होता है पॉलिश उतनी ज्यादा लगती है, और रसोई में जितने ज्यादा बर्तन होते हैं उतनी ज्यादा खड़खड़ाहट होती है। तो बड़ा परिवार होने की, ये बड़ा परिवार होने के फायदे भी हैं, बड़ा परिवार होने के नुकसान भी हैं। तो अब ये नारंगी की तरह स्थिति हो गई है, परिवार कहने को एक है, लेकिन जहां भी परिवार की राजनीति होती है वहां पर इस तरह के बिखराव देखने को मिलते हैं। अब हरियाणा में आप देख लो, जेजेपी बन गई, यहाँ जेजेडी बन गई, तो दोनों में कुछ तो समानता है। वहाँ भी परिवार में बिखराव हुआ, एक दादा के 3 बच्चे अलग अलग हो गए, तो एक ने जननायक जनता पार्टी बना दी, यहाँ पर इन्होंने जनशक्ति जनता दल बना दिया। तो वहाँ पर पार्टी का वो था, यहाँ पर दल का शासन है, तो यहाँ पर ये तो हुआ। लेकिन जहाँ तक बात है, जब उत्तराधिकार की लड़ाई होती है तो उस समय ये इस तरह के बिखराव देखने को मिलते हैं। अब गांधी जी के ही बेटे, उस समय उनको लगा कि उनको सही वो नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने धर्म भी बदल लिया था अपना, नहीं, भाई ऐसे नहीं। ये बात सही तो ये है, हमेशा होता है। छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ राजनीतिक तौर पर आप देखिए टीडीपी, शिवसेना, कैसे वन मैन शो जहां भी हो, वन मैन आर्मी, तो अखिलेश यादव, क्योंकि 2017 का हम सबको मंजर याद है किस तरीके से रोज नया प्रदेश अध्यक्ष बनता था, जाता था, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में इकलौता जो नेचुरल वारिस है वो अखिलेश यादव ही। अगर इनके भी 2-4 भाई बहन होते तो मुश्किल होती। अब ठीक है, वो प्रतीक यादव वगैरह बिल्कुल हाशिए पर हैं, और तो उनकी जो पत्नी है वो तो चली गई भागते जाते। हाँ, नहीं, तो लेकिन अभी मेरा अब ये क्या कहना है, ये तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, ये क्यों नाराज है? क्या राजनीतिक कोई पद या कुछ ऐसा जो सही में ऐसा अपमान जिसको लेकर अब सोशल मीडिया यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप अटैक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परिवार में लड़ाई है। आपने कहा संतरा एकजुट है, नारंगी जो है एकजुट, लेकिन अंदर फांके हैं, खुल चुकी है, अंदर फांके छिलका खुल गया ना। क्यों है ऐसा? देखिए, ये जाहिर है, ये इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है संजय यादव जी का तेजस्वी यादव के ऊपर, और यही कारणों की वजह से आपको याद होगा जब तेज प्रताप गए, उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। उनका अपना इशू एक अलग था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एक व्यक्ति
जो परिवार के अंदर फूट डाल रहा है, भाई भाई को अलग कर रहा है। मीसा भारती सांसद हैं। मीसा भारती को लेकर मैं आपको बता सकता हूँ कि इनिशियली जब तेजस्वी का राइज नहीं हुआ था, तब मीसा भारती की पॉलिटिकल एम्बिशन थी, ये सब लोग जानते हैं। उनको फिर पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा, तो लेकिन वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई मीसा नहीं, तेजस्वी आएंगे। अब उसके बाद ये हुआ कि भाई हमारी बात नहीं सुनता या हमारी इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो रहा है परिवार के अंदर। उसके बाद ये सारी तमाम चीज़ें शुरू हुई। एक और बात है, तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप जो संजय यादव हैं, उनको लेके कहा जाता है कि वो इस पार्टी को नया फ्लेवर लाने में संजय यादव का बहुत हाथ है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये तो तमाम चीज़ें हैं, कैनवसिंग, नैरेटिव्स, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो उनकी जो राजनीति है वो तो दशकों पुरानी राजनीतिक तरीके से करते थे। उसमें नया फ्लेवर डालने में संजय यादव, जो हरियाणा से हैं अपेरेंटली, मुझे बताया गया, है 4 नंबर की गाड़ी से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए ये सब तमाम चीजें पॉलिटिक्स पे ऑप्टिक्स बहुत मैटर करता है। आप अगर एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ में, ये तमाम चीजें उठेंगी, बाहरी अंदरूनी, परिवार के नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं वो उठती हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने भी अपने पिताश्री को किडनी दी थी उन्होंने। और अगर यहाँ तक बात आ गई है कि अब वो भी अगर ये बोल रही हैं मुखर होकर कि हाँ भाई परिवार में सब ठीक नहीं है, तो जाहिर है इसका नुकसान भी, अगर परिवार एक नहीं दिखेगा मंच पे तो नुकसान तो होगा। पर हमेशा ऐसे क्यों होता है कि महिलाओं को ही राजनीतिक परिवारों में पीछे कर दिया जाता है, और ये हर राजनीतिक नहीं, ऐसा नहीं होता मिलता है। मंथराएं हर जगह मिलेंगी आपको, लेकिन मंथराएं तभी कामयाब होती हैं जब कई उनकी बातों में आ जाए। भाई लड़ाने वाला कोई है तो आप मिट्टी की रोटी खा रहे हैं, आप आटे की रोटी खा रहे हैं, तो फिर उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं कि पीछे कोई और है? हाँ बिल्कुल कोई और है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की बात में आ रहे हैं। यही वजह है कि राम वनवास जा रहे हैं। जी हाँ, आप मिलन कुछ देखिए, महिलाओं को ये जो राजनीतिक परिवारों की जो लड़ाई है उसमें हमेशा पीछे कर दिया जाता है। हम रोहिणी आचार्य या फिर मीसा भारती, ये तो बिहार की सिचुएशन है, आप यहाँ तेलंगाना में देख लीजिए किस तरीके से, आंध्रा में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, केसीआर ने अपनी बेटी को पार्टी से मतलब धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और केटीआर को अब प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ गई थी। और कहीं भी आप देख लीजिए यही हाल है। नहीं, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट सोचता हूँ मिलन। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के अंदर भी, अगर तेलंगाना में जिसका आपने जिक्र किया के कविता का, वो बना ले पार्टी जैसे कि जगन मोहन रेड्डी ने बनाई थी, और खत्म कर दे आप अपने विरोधियों। शर्मिला ने भी बनाई, शर्मिला ने भी बनाई थी। तो एक चीज है, ये तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अपना दल ने भी तो बनाई, अपना दल ने भी तो बनाई। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो डिफरेंसेस लाती है बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये होता ही है। अगर आप देखें तो डीएमके परिवार में भी कनिमोझी भी हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय से जो है वो सांसद हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब आएंगी बिल्कुल तो परिवार में, पार्टी में टकराव की स्थिति नजर आएगी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या एक, ये क्योंकि कहा जाता है कि परिवार एक दल के तौर पर जब उभरते हैं एक जाति, उसमें बहुत सी चीजें रहती हैं, क्योंकि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो आपका टकराव जरूर होगा। ये किसी भी राजनीतिक दल में होता है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर बड़े राजनीतिक दल हो, नेशनल पार्टीज हो, वहां पे भी इस तरीके की चीजें, टकराव आपको समय समय पे देखने को मिलेगा और मिलता रहा है। लेकिन क्योंकि महिलाओं की बात की है तो नीतीश कुमार की सरकार ने आज जो है महिलाओं के लिए जो है वो एक स्कीम शुरू की है। 10,000 रुपये सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे हर परिवार से महिलाओं को दे रहे हैं। 75 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। 7,500 करोड़ का उसका बजट है। 6 महीने बाद उसकी समीक्षा की जा रही है, और फिर अगर वो सही रहा तो 2 लाख तक दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बिना कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का फोकस जो है वो महिलाओं पे रहता है। तभी तो मैं कह रही हूँ सर, फोकस महिलाओं पे है जब वोट की बात आ रही है, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी महिला को चुनना ये कोई पार्टी नहीं सोच पाती है। तो ये दो जगह, वैसे तो भारतीय कानून है,
वो भी उत्तराधिकार पुरुषों को ही देता है, मतलब ससुराल की तरफ से ही उसको उत्तराधिकार मिलेगा, मायके में उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। कभी किसी महिला को आपने देखा नहीं होगा कि मायके वाले भाई भतीजों से बोले मेरा भरण पोषण का खर्चा दो, नहीं, वो बिल्कुल। ससुराल वालों से ही और करते हैं, क्योंकि राजनीति ये में कानूनी मामला है। वोट करने का अधिकार राजनीति में। महिलाओं को और पुरुषों को है, तो समान अधिकार बराबर जो है, है बिल्कुल। वो राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज में भी मिलने चाहिए जो नहीं मिलते हैं। लाडली बहन योजना चलती है, लाडला भाई योजना कभी चलेगी? अरे leadership में चल रही है ना। बहन चलती वैसे है, outnumbered माँ हैं। बहन एक योजना महिला चलती प्रतिनिधित्व हो रहा है। झारखंड के अंदर चलती है ना माँ बहन योजना। कौन सी योजना चलती मैया है? योजना। मैया इसी पे मैं लेकिन एक कभी कोई comment लाडला दे रहा भाई था कोई चला दो भाई। कि आप दो परिवारों को देखिए, लालू यादव परिवार और इस तरफ शिबू सोरेन जी का परिवार, दोनों जगह पे पहला जो बेटन हैंडओवर की बात आई तो मीसा भारती पॉलिटिक्स में पहले आई, तेजस्वी तेज प्रताप बहुत बाद में बाद में 2015 के कैंपेन में लॉन्च किए गए। बिल्कुल। और सेम चीज जेएमएम के परिवार में हेमंत सोरेन को प्रोमिनेंस परिवार के अंदर बहुत बाद में मिला। पहले सीता सोरेन को हैंडओवर दिया गया था दुर्गा सोरेन के मौत के बाद। अब कौन व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना बड़ा कर पाएगा स्टेट में, क्योंकि लीडरशिप तो उसी के हाथ में जाएगी जो इंटीग्रेट करके पूरा काडर रैंक एंड फाइल अपने पास लेके आए। आप सीता सोरेन ने कई अटेम्प्ट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने आप को हेमंत Establish सोरेन के करने ऊपर ले जाने का, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए। बसंत का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन बसंत सोरेन को भी सही समय पे समझ आ गया कि हेमंत सोरेन ही हमारे नेता है। एक बार जब नेता आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद आप कितनी भी कुर्सी की टांग हिलाने की कोशिश करें, कुर्सी अपनी जगह सेट रहती है। अच्छा, ये पारिवारिक झगड़े की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवार जो है कांग्रेस परिवार और उनके दो जो भाई बहन परिवार, संघ हैं परिवार है। उनके बीच में तो कभी हम झगड़ा सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। राहुल। टीम प्रियंका, टीम राहुल आता रहता है, ये हर जगह है। लेकिन क्योंकि बिहार चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए एक टर्म यूज करते हैं, कुर्सी कुमार। जब 2022 में नीतीश कुमार छोड़ के गए तब हमने किसी से पूछा, जेडीयू के नेता से, भाई क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए हम क्या करें, स्थिति ऐसी थी। जब वो 24 में वापस आए तो मैं जेडीयू के बड़े नेता से मैंने बात की, तो मैंने कहा भाई आप, तो उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तो वही हैं। कभी हमारे दाएं वाले छोड़ जाते हैं, कभी हमारे बाएं वाले छोड़ जाते हैं। बाएं वाले आते हैं तो दाएं वाले चले जाते हैं, और दाएं वाले आते हैं तो बाएं वाले छोड़ जाते हैं। हम वही हैं, कुर्सी बदल जाती है। हम तटस्थ हैं, लोग आना जाना करते हैं, हमारा वही है। क्योंकि नीतीश एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मिलन ये कह रही थी कि पसमानदा मुसलमान जो हैं वो जेडीयू के साथ है, और पसमानदा मुसलमान को आइडेंटिफाई करके एक बड़ा रोल 2010 में जेडीयू लेके आई थी। पसमानदाओं को जो है वो आगे बढ़ाने का ईबीसी जब उन्होंने किया। ये राजनीति में बहुत से एक्सपेरिमेंट जो हैं वो नीतीश कुमार करते रहे हैं, और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो है वहाँ एक स्कीम लेके आए थे, महिला आरक्षण के लिए नीतीश कुमार लाए पहले बिहार में, पंचायत इलेक्शन के लिए लेके आए थे, 50% का शायद। हाँ। तो ये है, क्या आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध 2005 से जब मुख्यमंत्री बने थे 25 तक कई बार ऐसा हुआ, खट्टे और मीठे अनुभव हैं। कई बार साथ रहते हुए भी ऐसे अनुभव हैं कि उनको आज अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लोग कहेंगे कि आप क्यों उन्हें याद करते हैं। संजय जी कुछ शो शुरू होने से पहले, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले वो 2010 की एक घटना का याद दिला रहे थे। हाँ। क्या थी संजय जी वो जो आप कह रहे थे? नहीं, वो कोसी की बाढ़ के एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ था कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार जी से कहा गया कि इससे एनडीए के बीच एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल की बात होगी, तो आप हमारे नेता जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो आप उनको उनके सम्मान में डिनर दें, तो उससे सब लोगों को मिलने जुलने का मौका मिलेगा। और वो डिनर की तैयारियां, डिशेस बन चुकी थी, रसोइये लग चुके थे, टेंट लग चुका था। चूंकि ये बताया गया कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, 5 स्टार होटल में नहीं देंगे, क्योंकि इस समाजवादी हमारा छवि है,
तो घर पे ही टेंट उंट लगा के दिया जाए। 5 स्टार होटल हम लोग एक को आने वाला। जमता नहीं है, तो वो अपने घर पे ही उन्होंने सारे टेंट तंबू सब लग चुके थे। अचानक एक इश्तहार आता है और उस इश्तहार के बाद नीतीश एकदम कोप भवन में चले जाते हैं और कहते हैं कि राम को वनवास तो जाना ही पड़ेगा, मैं यहां कुछ भी करने वाला नहीं हूं। और कैसे टेंट तंबू उखड़ गए अब नहीं वो हिमांशु तेज बताएंगे। वो उखड़ भी गए। और जो इनविटेशन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनको वापस लिए गए। अच्छा, जो नेता चाणक्य मौर्य होटल में ठहरे हुए थे वो उनके इनविटेशन वापस मांगे गए और इस काम को किया था श्याम जाजू ने वापस श्याम लेने जाजू, का। हाँ। हर एक के कमरे में जाके वो इनविटेशन वापस लिया गया और कहा कि ये डिनर अब नहीं है। तो फिर उसका उन लोग कारण ये था, जिस इश्तिहार की आप बात कर रहे हैं वो 2009 की एक फोटो थी अच्छा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक फोटो है हाथ पकड़ के, आइकनिक, आइकनिक फोटो है। वो फोटो कहाँ का था? क्योंकि लुधियाना के अंदर 2009 का लास्ट कैंपेन था, वो दिन था, मुझे याद है मैं वहाँ था। हम सब खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री के बीच में इतनी दूरी है, इतनी सीटों का अंतर है, क्या दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। उस दिन की स्टोरी ये थी। आप देखिए कि 2009 का लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है कैंपेन, एक दिन पहले का सेकंड लास्ट डे है, और सबकी क्यूरियोसिटी एक ही है कि दोनों में बातचीत होगी क्योंकि इतने डिफरेंसेस। अच्छा, सारे एनडीए के मुख्यमंत्री और बड़े नेता, सारे नेता वहां पे थे। ओह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, वो मुख्यमंत्री उसमें थे, और मुख्यमंत्री थे आते हैं गुजरात। आते हैं आगे जाते हैं और एकदम से नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हैं और वो फोटो होती है। ये अच्छा। बताने की कोशिश होती है कि कोई मतभेद नहीं है। आप मनभेद की बात कर रहे हैं, मतभेद भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब कहते हैं कि फोटो में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। और उसके बाद जब वो फोटो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी गई, उसके बाद नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल किया और यहाँ तक कि गुजरात सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए जो सहायता के लिए दिए गए थे, नीतीश कुमार ने वो वापस कर दिए एनडीए में रहते हुए। ये खट्टे मीठे अनुभव है। नीतीश कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, और नीतीश जब कोई फैसला लेते हैं तो बड़ी तेजी से लेते हैं। आपको याद होगा जब 2022 में जेडीयू के साथ सरकार बनी तो ललन सिंह ने एक चीज कही थी, 5 लोगों ने जो है वो एनडीए की सरकार बनवाई थी 2017 में। उसमें उन्होंने संजय झा का नाम लिया, एक पत्रकार, उन्होंने कहा एक राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार, ऐसे कई नाम उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने बनवाने में कोशिश की। तो ये एक खट्टे मीठे अनुभव है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के। लेकिन मुकेश साहनी, आपको याद है 2020 में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच उठ के चले गए कि उनको 65 सीट चाहिए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, आए, मुलाकात हुई, 13 सीटों पे चुनाव लड़ा। वो मैं आपको कह रहा था दबाव की राजनीति, वो बड़ा मंत्रालय चाहते थे, उनके पास मत्स्य पालन का मंत्रालय था। मैं खान मार्केट में गया था तो एक साइड टेबल पे मुकेश साहनी बैठे हुए थे। वो किसी से डील करना चाह रहे थे, बात अपने जो भी बात कर रहे थे कि उनको बड़ा मंत्रालय चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने कहा देखिए ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ दबाव की राजनीति नहीं होती है। उससे ये भनक लग गई थी कि मुकेश साहनी दबाव बना के अपना मंत्रालय बड़ा चाहते हैं, मलाईदार कह सकते हैं आप। उसके कुछ दिन बाद उनकी 3 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिससे साहनी फिर सरकार से अलग भी हुए, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, आप अमित कुछ कह रहे थे मुकेश साहनी पे। मुकेश साहनी अभी भी जो है पूरा अपना प्रेशर जो है बना के रखे हुए हैं। हालांकि दबाव की राजनीति कहें या अलायंस पार्टनर्स को कंप्रेस कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए सीटें आप निकाल के दें। अभी तक देखिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एक व्यक्ति जो बार बार इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ से कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम का फेस हूँ, वो सिर्फ मुकेश साहनी है। वो लगातार कहे जा रहे हैं, और कैसे ये बात जो है डील में कन्वर्ट होगी, इसको भी मैंने कल कई सारे नेताओं से लगातार मैं बात कर ही रहा था। उसमें मुकेश सहनी के यहाँ से मुझे इंडिकेट किया गया कि देखिए हमने लिस्ट बना ली है, 30 सीटों की 35 सीटों की लिस्ट है हमारी, जिस पे हम चाहते हैं कि बात बन जाए। और बहुत डिले हो गया है, यात्रा ख़त्म हो गई, जो मोमेंटम था वो डाउन जा रहा है। और मुकेश सहनी ने मुझे, जब यात्रा चल रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सितंबर में।
तो उस ट्रेजेक्ट्री से 1 महीना लेट हो गया है। तो मैंने कहा कि भाई डील ब्रेकर क्या होगा, 30 सीटों का तो आपका है नहीं सिस्टम इतना बड़ा कि आप राज्य भर में 30 सीटें लड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा, कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर समझ में ये आया कि 15 से 18 सीटें तो ऐसी हैं जिसपे मुकेश सहनी हिलने वाले नहीं है, लेकिन उसमें वही साथ में लगा हुआ कंडीशन डिप्टी सीएम का पोस्ट। अगर डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं मिला, 20 सीटों तक डील नहीं आई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर अपनी मखाने की थाल लेके मुकेश सहनी कहीं और कहाँ एनडीए में कहीं और जहाँ जहाँ बार माहौल गए थे। बन जाए, जहाँ कॉल बन जाए। हाँ, लेकिन एक चीज है, चिराग भी एक बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में। आप देखें 2015 में 43 सीटें लड़ी, 20 में आते आते वो चाहते थे कि उनको ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया था कि 20 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। इस बार भी वो सीटें ज़्यादा चाहते हैं, उनके 5 सांसद हैं। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के मंचों से चिराग को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है, इसको कैसे आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने तो उनको बुला के कह दिया, देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे ये ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ दिन वो संभले भी हो। फिर क्या है चिराग? मैं चिराग पासवान के जो उनके वो जीजा जी है ना, नाम क्या उनका? अरुण। हाँ। तो उनका मैंने जब उन्होंने ट्वीट किया था सबसे पहले एलजेपी ने कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये फैसला किया है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार का, तो उनका मैं इंटरव्यू करने के लिए गया था। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था बिहार निवास के अंदर, चाणक्यपुरी के अंदर। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने इंटरव्यू किया जीतन राम मांझी जी का। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि बिहार को ज़रूरत है उनकी चिराग पासवान की। उन्हें चंगू मंगू आसपास के लोग, लिटरली उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड पर उन्होंने बोला कि आसपास के चंटू बंटू टाइप के कुछ लोग हैं, ये कुछ बोल देते हैं, और हमारा नेता, हमारा चेहरा नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये अभी तक घोषणा नहीं की गई है। यही कहा गया है उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था। क्या इस बार वही स्थिति है अमित कि अगर सीटें कम हुई जो 2020 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करके गई थी कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके जाएंगे या ये कह के जाएंगे कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा? लीडरशिप वाला शब्द तो निश्चित रूप से एनडीए को सूट करेगा या भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा। वो तो अभी तक कह ही रही है। लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में भी ये बात कही हुई है कि उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा चुनाव। हाँ, लेकिन यही याद रखा जाए कि जो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी के लिए कहते हैं कि उनका दांत जो है पेट में है, नीतीश कुमार जी के दांत जो है वो पेट में लेके चलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि, लेकिन इसमें फैक्टर ये है कि महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट आ रहे हैं क्या बिहार में? अगर वो रिजल्ट आएगा तब तो आप निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे वाला एपिसोड बिहार में हो सकता है, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है और जेडीयू ही आपका फिक्स करेगा सरकार किसकी बनेगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हों बिहार के, अगर आरजेडी के नंबर्स इंटैक्ट रह जाते हैं। तो लीडरशिप और मुख्यमंत्री दोनों मुझे लगता है फिलहाल नीतीश कुमार ही धुरी बने रहेंगे बिहार में। विजेंद्र सिंह है ना, विजेंद्र सिंह आप जानते मुझे हैं। लग रहा है कि जो चुनावी सांसद थे पहले, विजेंद्र सिंह है, सांसद थे पहले हरियाणा से, हिसार से बीजेपी के, वो कांग्रेस में आ गए हैं। 32 वोटों में चुनाव हार गए वो उचाना के अंदर, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो एक बात कहते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस को अलायंस खा गए, बीजेपी अलायंस को खा जाती है। वैसे चिराग मंत्री बनने के बाद इतना समय दे पा रहे हैं बिहार में? नहीं, देखिए इस चीज में कोई दो राय नहीं। चिराग जो है वो बिहार रेगुलर जा रहे हैं इसमें। लेकिन एक चीज जरूर है, क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों ही तरफ से चुनाव की घोषणा से पहले हो जाएगा, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक? मुझे लग रहा है चिराग को लेके एक फनी किस्सा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चिराग पासवान जब मंत्री बने फूड प्रोसेसिंग के, तो उनको घर कहाँ मिला है ना? और उनके घर के बगल में एक पार्क सा है, छोटा सा एक पार्क बना हुआ है। एक और चीज है, उनके घर के सामने राहुल गांधी का घर है। और पहले उनका जो पिता जो रामविलास पासवान को घर अलॉट था, वो सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाला घर है। और एक बार
मुझे लगता है आपको- रामविलास आप- पासवान के घर में आग लग गई थी। हाँ, जब तो उनका सोनिया चुनाव गांधी चिन्ह वॉक करके पासवान के घर चली गई थी। अच्छा। हाँ, ये 2010 की घटना है। उनका चुनाव अच्छा। चिन्ह भी बंगला था और बंगला के बंगले में लग नहीं, गई थी अभी आग। जो उनका बंगला है, उनके बंगले के सामने संजय सिंह का जो घर है उस रोड पे, नहीं, वो पुराना राष्ट्रपति बंगला है, पुराना बंगला जो राहुल गांधी और चिराग पासवान का घर जो है सुनहरी बाग लेन में आमने सामने। आमने सामने। तो ये किस्सा उनके पुराने घर का है। आई थिंक तब तक अलॉटमेंट हुआ नहीं था शायद, और वो पार्क में उनकी सारी जो सिक्योरिटी है वो सब बैठे रहते थे वहाँ पे पूरा दिन, और वहीं पे खाना, वहीं पे गंदा करना, हर चीज़। अच्छा, तो संजय सिंह की जो बिटिया है, उन्होंने एक बार जाके उनके दरवाज़ा खटखटाया, बोला सर आपके ना सिक्योरिटी गार्ड बहुत गंदा करते हैं पार्क, हैं आप साफ सफाई रखिए, दिल्ली हमारी है, स्वच्छ भारत अभियान। वो बेचारी इतनी तंग आ गई कि कह रही है मैं 2-3 बारी बोल चुकी हूँ, मैं 3-4 बारी बोल चुकी हूँ, ये लोग सुनते ही नहीं है। अब बोलते 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 आप कह रहे हैं घर ही बदल गया। अब तो बड़ा बंगला है और राहुल गांधी के सामने है। लेकिन एक क्योंकि चिराग पासवान भी दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, वो फैक्ट है ये। जब भी उन्होंने इस टाइप का किया, चाहे 2015 में उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था तो 42 सीटें उनको चाहिए, तो 42 की गई। उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट हुआ, 20 में वो सहमति नहीं बन पाई, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में फिर से उनको लाया गया। उन्होंने कहा उनके चाचा जो उनकी पार्टी तोड़कर मोदी सरकार में ही मंत्री बने, उनको वो सीट नहीं दी जाएगी, एक भी सीट, तो वो बाहर हुए। 19 के चुनाव में चिराग पासवान चाहते थे कि 7 सीटें लड़े, तो एडजस्टमेंट हुई 6+1। पासवान को जो है वो राज्यसभा भेजा गया, रामविलास पासवान को, और चिराग पासवान को ये कहा गया कि आप 6 सीटें लड़ सकते हैं। तो वो 6 सीटें लड़े भी और 6 की 6 जीते। उनका स्ट्राइक रेट था वो सर 100%। उस वक्त का बताइए और ना, अरुण जेटली जो हैं उन्होंने मीडिएशन किया था, और छोले भटूरे खिलाते हुए मीडिएशन हुआ, 10 मिनट के अंदर पूरा काम हो गया, और ये कहा कि एक राज्यसभा, 6 इधर दे देंगे आपको लोकसभा, और दोनों तरफ से पैचअप हुआ कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जो है नंबर ऑफ सीट तय कर लिए, 6 इधर गई। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा अरुण जी ने निकाला था उस वक्त। लेकिन क्योंकि चिराग दबाव की राजनीति, वो 20 में काम नहीं किया, जेडीयू ने उनको, अब वो सीटें तो ज्यादा चाहते ही हैं। ये इस बार का, क्योंकि उन्होंने कई बार नीतीश सरकार पे सवाल उठा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर ऑब्जेक्ट भी किया है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने उनको कहा है कि आप इस तरीके के बयान ना दीजिए, इससे गलत मैसेज चला जाता है। और पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो चिराग ने उस तरीके के कोई पब्लिक मंचों से या सोशल मीडिया पे इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि अंकित बार बार इशारा करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉइंट मैनिफेस्टो आएगा। कल मैं किसी बड़े नेता के पास था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चिराग का बिहार फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अंदर आएगा, उसमें रहेगा, ये है। और धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, 2010 में वो वहाँ सह प्रभारी थे, 15 में सह प्रभारी बने, फिर उन्होंने 14 का लोकसभा चुनाव वहाँ पे रहते हुए जिताया, और जो बहुत बड़ा एक अगर कहें तो एनडीए ने वहाँ उस वक्त जितनी सीटें जीती थी, 30 सीटें, बहुत बड़ी छलांग थी, वो बहुत बड़ी छलांग थी। अच्छा, तो अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। तो हिमांशु, आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का जो सत्ता का समीकरण है, सत्ता तक पहुंचने, वो 2 चरणों में होगा। एक तो ये सीट शेयरिंग चुनाव से पहले, और दूसरा नतीजे आने के बाद। असली दंगल नतीजे आने के बाद शुरू होगा, चाहे वो किसी भी इंडिया गठबंधन की आए या एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसमें संघर्ष रहेगा। उप मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुत दिलचस्प रहेगा मामला। मुकेश सहनी वो बिल्कुल, हाँ, उनका फोकस क्लियर है, महत्वाकांक्षा जो है ना वो है, फोकस क्लियर है। अगर मुकेश उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर कांग्रेस कहेगी हमारा, लेफ्ट पार्टीज कहेंगी हमारा, हाँ, भी उप मुख्यमंत्री हो। लेफ्ट नहीं कहेगी, कांग्रेस और मुकेश सहनी लेफ्ट, माले की तरफ से डिप्टी सीएम का कहीं कोई आपको, तो 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे। तो अब अंत में चलते चलते हम फिर चलते हैं आजम खान। एक बड़ा फैक्टर है
समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम राजनीति है उसमें एक बड़ा फैक्टर हमेशा माना जाता है, क्योंकि आजम खां कब नाराज हो जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम है। 2009 में जयप्रदा चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने उसका विरोध किया था। खैर उनके विरोध के बावजूद जयप्रदा चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन जयप्रदा उसके बाद समाजवादी पार्टी में जो उनको स्थान था वो हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि आजम खां एक बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अभी क्योंकि मिलन ये चल रहा है कि आजम खां जो है अपनी नाव जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, बीएसपी में जा सकते हैं, क्या ये सही है? सर ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर निकले सीतापुर जेल से और लगभग बीच में बेल छूट के आते रहे, लेकिन 5 साल उनको हो गए अब जेल सजा काटते हुए। बाहर निकले, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ भी लिया कि सर आप बसपा में जाएंगे क्या आजम जी? तो कह रहे हैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। उन्होंने लिटरली ये जवाब दिया एक रिपोर्टर को। और उन्होंने फिर दोबारा एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, आपकी पत्नी है फातिमा तंजीम, वो मिलके आई हैं मायावती जी से। तो कह रहे हैं कि मिली होंगी, शिष्टाचार की भेंट होगी। मैं तो 5 साल से जेल में था, ना मैंने फ़ोन देखा, ना मैंने कुछ पढ़ा, कोई नेता मुझसे ना मिलने आया, ना मैं मिला। तो ये सब चीज़ें बोल चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अब अखिलेश यादव जाके अगर मिलते हैं आजम खान से तो 8 किस अक्टूबर तरीके को से मिलेंगे। हाँ, क्योंकि प्रोग्राम सेट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आजम खान दिल्ली के एक अस्पताल में हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। वो जब भी जेल से बेल पर आते हैं बाहर, एक बार आए हैं, मेरी एक बारी उनसे गंगाराम में मुलाकात हुई थी यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के अस्पताल में। तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे जेल के बाद, और हमने कहा कि सर आपसे शिष्टाचार भेंट करनी थी क्योंकि 2019 में आपसे मुलाकात हुई थी। तो कह रहे हैं अब बस मन सा हट गया है। उनका तब भी ये बयान था और आज भी वो यही बयान दे रहे हैं, अब मन सा हट गया है, निराशा सी है जीने से और सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि ये बीएसपी में जाने वाली बात से आप भी बता सकते हैं कि मायावती ने अपनी पार्टी वैसे ही खत्म कर दी है उत्तर प्रदेश में। आप देखें, एक देखिए राजनीति में किसी की इतिश्री नहीं होती है सर, बट अभी देखिए राजनीति पर आप देखिए ना कि कम बैक कर जाए, इसका अंदाजा लगाना। समाजवादी हो सकता पार्टी ने है, ये सुनिश्चित किया है कि बीएसपी के नेता आजम खान से मिले, उससे पहले अखिलेश यादव मिलने, इसलिए 8 तारीख नहीं, देखो, सुनिश्चित क्योंकि किए गए। अखिलेश यादव जो हैं चाहे कुछ भी कर लें, आजम खान को इग्नोर नहीं कर सकते। उनका ये वर्चस्व रहा है, यू लव मी और हेट मी, यू कैन नॉट इग्नोर मी। उनका पहले से ही ऐसा रहा है, और आज से नहीं, मुलायम सिंह यादव के वक्त से भी पहले कि इतिहास में अगर आप जाएंगे आजम खान के, तो वो अलग अलग पार्टी, मतलब तब तक समाजवादी पार्टी शायद अस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब से वो रामपुर में चुनाव लड़े और जीतते आए। आजम खान नाराज होते हैं तो उनका तंजिया लहजा और बहुत धारदार हो जाता है। मैं रामपुर में थी 2019 दिलीप कुमार की तरह, चुनाव। उन्हीं की आवाज में दिलीप कुमार की तरह दिलीप डायलॉग कुमार मारते वाला हैं, डायलॉग बिल्कुल एकदम अंदर से निकलती हुई आवाज और एक सोच में डूबी हुई आवाज। नहीं, 2019 के जो चुनाव थे और हमको रामपुर डिप्यूट कर दिया गया था क्योंकि उनका वो बहुत फेमस जो बयान जयाप्रदा के ऊपर, कि जयाप्रदा 2009 की बातें याद दिला रही थी, क्योंकि कई खानों से कहा गया कि आजम खान और उनके लोगों ने उनकी कुछ मॉफ्ड इमेजेस सर्कुलेट की थी, उनकी बात जयाप्रदा ने करी। और आजम खान को, बिलीव यू मी, ये पता था कि वो एक स्टेटमेंट बोलेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग उनकी बोलती बंद कर देगा। एंड आप बिलीव करेंगे, उन्हें पता था कि वो उसी स्टेटमेंट से चुनाव जीतने वाले। आप ऐसी क्यों किसी शब्दों का प्रयोग करें जिससे चुनाव आयोग आपको बैन करे? क्योंकि सर यही मैं कह रही हूँ, उनको मालूम था कि ये भी वो जानते थे कि वो जो बोलना चाहते हैं Exactly. वो चुनाव आयोग के दायरे में आएगा। हाँ। कि आप नहीं बोल सकते। बिल्कुल। और उन्होंने ये जो बोला, एक जो स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत वायरल स्टेटमेंट है उस समय का, और उसके बाद तो हम ऐसे उनके पीछे दौड़े जैसे अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। वो हर रैली में जाते थे उसके बाद, लेकिन ऑफ कोर्स चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था उनके पीछे। एक किस्सा मेरे को याद आया, 2014 से पहले आपको ध्यान होगा हिमांशु जी, मुजफ्फरनगर के अंदर एक बयान दिया था अमित शाह ने, जिसके बाद उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया था। याद होगा ना आपको? कि आप पता नहीं, मैं दोहरा सकता वो बयान, दोहरा सकते हैं क्या हम बयान को, कि आप ऐसा बटन दबाइएगा। चुनाव आयोग नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे बटन दबाइएगा जैसे आप बदला ले रहे हैं।
आप अपने अपमान का बदला है, ऐसे बटन दबाइएगा। तो ऐसा कुछ बयान दिया उनको, इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बैन कर दिया। पुराना बीजेपी का दफ्तर था वो अशोका रोड पे, मैं भी वहां पे मौजूद था, और तभी एक खबर उड़ी कि अमित शाह जी वहां पर आ गए हैं। तो हम तमाम लोग जो हैं वो बाइट के लिए, इंटरव्यू के लिए उनके पास गए। वो गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए चलिए आगे, वो जो मेन जहाँ पर उनका ऑफिस था उन्होंने कहा वहाँ पर बात करेंगे। वहाँ पर एकदम पूरा जो हेडक्वार्टर था, जितने पत्रकार, कोई कहीं चाय बैठा पी रहा था, कोई किसी कमरे में बैठा था, तमाम लोग अपने कैमरामैन को ढूंढ ढांड के तमाम लोग आ गए। कम से कम 20 कैमरे लग गए, माइक लग गए। तो अमित शाह जी आए, तमाम माइक लगे हुए हैं, बोला सब रेडी है? कैमरामैन से पूछ रहे हैं उनसे, सब कुछ सब रेडी है, रोल है? हाँ सर रोल है सर। हाँ लाइव जा रहा है सर। तो बोले बोलूँ? बोले हाँ बताइए सर। बोले इस पे मैं नहीं बोलूंगा, पार्टी प्रवक्ता बोलेंगे। अब ये आजम खान की ये प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आप उनके सामने माइक रख दोगे ना तो वो जरूर बोलते हैं। देखिए ये अपना नियंत्रण है, और कई बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि बोलने वाले यंत्र से बचना चाहिए। अपने कई पार्टी बार के कह चुके हैं, प्रवक्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को बोलते हैं कि बोलने वाला जो यंत्र है वो। अमित आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें ये है, लेकिन आजम खान साहब के लिए फिजा रामपुर में बदल गई है पिछले कुछ समय में। जब वो जिस केस में उनको कन्विक्शन हुआ, अब्दुल्ला, उनकी वाइफ और आजम खान को खुद, तो मैं वहीं रामपुर में था उस वक्त से। आपको वो टर्न अराउंड दिखना शुरू हो गया था कि कुछ तो रामपुर में बदल रहा है। जो कंप्लेन करने वाले लोग चुप बैठे हुए थे, अब खुलकर मुखर होके उनकी ही कम्युनिटी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। फिर अभी 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ही जीत का फॉर्मूला जो तैयार किया है, वो आजम खान परिवार के लिए मुश्किल का भी फॉर्मूला है कि तुर्कों की राजनीति जो है अपने वहाँ पे, टर्क्स की राजनीति, तुर्क की राजनीति वहाँ पे शुरू कर दी। कास्ट फैक्टर है, हाँ। बिल्कुल है, बहुत वहाँ पे बड़ा कास्ट कास्ट फैक्टर फैक्टर है। है। वहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि आजम खान साहब की जो जाति है वो कुछ और है, और यहाँ पे जो मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं वो कुछ और है। तो ये वहाँ पर एक है। लेकिन एक बात और है, अगर आप, मैंने भी वहाँ पे चुनाव कवर किया है, वहाँ पर आरोप ये लगते हैं कि प्रशासन वोट नहीं होने देता, जो वहाँ पे लोग, और ये तो मैंने देखा है सर। लेकिन वो वहीं की बात नहीं है, वो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, शामली सब जगह में जो मैंने होता है। देखा है वो बता दूं। बेचारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक कुर्सी लगाई, एक मेज लगाई वोटर वाले दिन, और वोटर लिस्ट लेकर आया। 20 स्कूटियां आई, वो टेबल भी तोड़ी, टेबल पर कुर्सी भी तोड़ी, और जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे उसको भी तोड़ा। हाँ। अच्छा, इससे एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। आंखों के सामने। देखिए इससे एक चीज है, बहुत- अगर इस तरीके की कोई भी घटना चुनाव में होती है, वो किसी भी पक्ष से हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है। जब कंप्लेन ना हो और तो इसका कोई मतलब evidence घटना ना नहीं हो, हुई। तब तक मुझे लगता है ये सारी चीजें अच्छा, क्योंकि अमित और आप सब ये कह रहे थे, क्योंकि समय की एक सीमा है। राजनीति में जो राजनेता कहता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहता नहीं है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने बीएसपी के एक नेता को 2017 में फ़ोन किया कि आज शाम को आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मायावती जी की आगरा रैली में हूँ और वहीं रहूँगा। देर शाम होते होते वो नेता शाम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो नेवर से क्योंकि नेवर। जो राजनीति में होना होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वही होता है। सर, इससे इसी और ये एक जो और राहुल, चीज मैं एक आपको सर, बताता हूँ, सर, मुझे जो- एक पुराना किस्सा याद है। एक हिंदी दैनिक के अंदर कल्याण सिंह से 2003 में ये पूछा गया कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी में वापस आएंगे। दैनिक जागरण के एक अखबार के संवाददाता थे, राज बहादुर करके, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा, कल्याण सिंह ने, कि जहां टायर्ड प्रधानमंत्री और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाते हो, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। जिसको लेकर वाजपेयी ने एक अपने लिए कहा था कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। तो वो हुआ, और बाद में कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापस भी आए और 2007 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने, भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो राजनेता जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके अनुकूल जवाब देते हैं, लेकिन पीछे जो है वो अपनी अपनी केमिस्ट्री बैठाने की कोशिश होती है। जगदम्बिका पाल 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो किसी से मिलने आया था। अरे भाई, मिलने आया, कहिए शामिल हो।
सर तो इससे राहुल ने जो बोला, इससे ही दो किस्से मैं सुनाती हूँ और ये अंदर की खबरें हैं, क्योंकि आजम खान के अगर आप घर गए हैं, वैसे बहुत कम पत्रकारों को ये मौका देते हैं वो अपने घर के अंदर जाने का, तो जो आरोप उन पे लगे हैं, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और भैंस चोरी और जमीन हड़पना, ये सब चीजें, घर उनका ऐसा है अगर आप अंदर जाओगे ना तो गुफा जैसी है, आप घूम जाओगे उनके घर हाँ, के अंदर। बहुत भूल और भुलैया आप जैसा है। जाओगे अंदर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस कमरे में वो बुला के बिठा देंगे। बिठाया हमको, और ये जो कंप्लेन की बात आप कर रहे थे, अब्दुल्ला आजम आते हैं, मुझे लगा हम आजम खान का इंटरव्यू करेंगे, उनको तो बैन नहीं रोक लिया था। अब्दुल्ला आजम आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं हमें कंप्लेन करनी है, 300 ईवीएम रामपुर में नहीं चल रहे हैं। तो हम पूछते हैं उनको इंटरव्यू में कि आपने चुनाव आयोग से कहा? नहीं, हमने चुनाव आयोग से कंप्लेन की है और 300 ईवीएम नहीं चल रहे हैं। उसी शाम हम इंतज़ार कर रहे हैं आजम खान का, और शाम को लगभग 5 बजे एक कॉलेज है वहाँ पे जो वोटिंग होती है, वहाँ पे आजम खान पहुँचते हाँ, हैं। शाम को ही आते हैं हम और अक्सर वोट करने लात के लिए। घूस से धक्का मुक्की, लोग चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर, आजम खान से देखना है, आजम खान को मिलना है, ये वो, और सिर्फ 2 शब्द बोल के जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको बोलने से मना किया था, वोटिंग हो गई है, आगे देखेंगे, बस इतना ही जवाब देते हैं मीडिया को। फिर लेकिन चले देखिए, जाते हैं। जब मैंने पहले भी कहा कि ईवीएम चले ना चले, ये क्योंकि वहाँ पे चुनाव अधिकारी देखते हैं, मैं क्योंकि अभी पुरी में था 24 के चुनाव में, तो संबित पात्रा लाइन में लगे हुए थे, वो ईवीएम नहीं चल रहा था। हाँ। 1.5-2 घंटे वो ईवीएम में रहे। 2018 में विधानसभा चुनाव में मैं बीकानेर गया, अर्जुन मेघवाल लाइन में लगे हुए थे, उनकी पत्नी महिला वाली लाइन में थी, वो उधर, तो उनकी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वो नहीं चली। 4 घंटे तक अर्जुन मेघवाल लाइन में ही खड़े रहे, हाँ। और हर बुलेटिन में शुरू होता था कि हिमांशु मंत्री जी लाइन में है। तो अगर ईवीएम नहीं चल रही है, अगर उसका जो समय वेस्ट होता है उसको कॉम्पनसेट होता है, इसलिए ये सारी चीजें क्योंकि टेक्निकल है, ये होता रहता है। मारपिटाई और एक आखिरी बात, क्योंकि अमित ने कहा कि अब जो रामपुर में हवाएं बदल रही हैं, इस पर भी एक आखिरी किस्सा है। जो लोग सोच रहे हैं कि रामपुर में आजम खान अभी आ गए हैं, बूढ़े शेर हो गए हैं, कुछ नहीं होगा, और अभी वहाँ के जो सांसद है मोहिबुल्ला नदवी, वो गए भी नहीं है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले अखिलेश जाएंगे, फिर शायद हम जाएंगे अखिलेश जी के साथ, या ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनकी किस तरीके से टिकट जो हुई थी, उससे आजम खान बहुत नाराज थे, और आपको पूरा किस्सा जो है रुचि वीरा की टिकट कॉम्पनसेट किया गया। हाँ, उसको कॉम्पनसेट किया गया। लेकिन रुचि वीरा की जो टिकट है, जो मुरादाबाद से कही थी, और एसटी हसन मुरादाबाद में अपने घर में बैठे हुए थे, और उनको बेसिकली पहले पूछा गया, क्योंकि आजम जेल चले गए थे, तो एसटी हसन दूसरे मुस्लिम चेहरे थे, उनको पूछा गया आप लड़ेंगे रामपुर से, तो उन्होंने शिष्टाचार में और आजम खान की आदर में और उसमें कह दिया कि नहीं नहीं, मैं कैसे, मतलब वो तो आजम जी की सीट उनके है, जूते में कैसे पाँव हाँ, डाल सकता मैं कैसे हूँ। पाँव डाल सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। और वहीं पीछे अंदर खाने आजम खान ने कह दिया समाजवादी पार्टी को कि भाई मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दीजिए। अब एसटी हसन इंतजार करते रहे, एक नॉमिनेशन लेटर जो फिल करना होता है, उससे एक पार्टी का एक पेपर आता है उससे पहले, हाँ, वो देना होता है, तो वो वेट करते रहे, और उनको कहा गया कि नहीं, पेपर आ रहा है, पेपर अब आ रहा है, पेपर तब आ रहा है। तो पहले रुचि वीरा ने नॉमिनेशन भर दी थी, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे आपत्ति पत्र दीजिए, तो जाके रुचि वीरा की नॉमिनेशन रद्द होगी। तो वो हुआ नहीं, एसटी हसन बैठे रहे, और एसटी हसन ने बोला, कुछ टाइमिंग एंड होने वाली थी नॉमिनेशन भरने की, कि आप प्रिंट करके पेपर एसडीएम को, उनको व्हाट्सएप से डेडलाइन के 5 मिनट पहले वो पेपर भेजा गया, और उनसे कहा गया आप ना इसका प्रिंट करके आप डीएम को दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं इस माइक पे नहीं बोल पाऊंगी, और उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने क्या समझ कर रखा है। तो एंड में उनका ये हाल हो गया, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, तो ना उनको रामपुर मिला और मुरादाबाद से भी ना उनकी उधर के रहे, सीट छूट गई। इसमें लेकिन आजम खान साहब के घर की बात जो कर रही थी, वहाँ मैं बता दूं कि पंखा किस रिपोर्टर के लिए चलेगा और किसको गर्मी में बिठा के रखना है, ये आजम खान का परिवार खुद तय करता है। 2000 आप वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाए तो वहाँ बाहर वाले कमरे में आपको बिठा दिया जाता है, जहाँ ना पानी आता है ना पंखा चलता है, ना लाइट चलती है। और मई, ये याद रहे कि लोकसभा गर्मियों में मई के समय होता है, उस वक्त हालत बहुत बुरी हो जाती है। नहीं, मेरे वाले में पंखा चल रहा था। यही तो मैंने कहा कि किस रिपोर्टर के लिए पंखा चलेगा और किसके लिए नहीं चलेगा, ये खुद तय करते हैं वो।
ये जो पॉडकास्ट है अब इसके समापन का समय आ गया है। संजय जी, राहुल, मिलन, अमित, इन्होंने भरपूर सहयोग दिया और पिछली बार का जो पॉडकास्ट था उसको लेकर जो भी हमारे दर्शकों ने और सुनने वालों ने अपने विचार प्रकट किए, उनमें कुछ अंकित की तरफ से भेजे गए हैं, जो बताया गया है कि भाई ये अच्छा है, इनको आप कहिए। कुछ ने बुरा कहा है, वो भी अंकित ने भेज दिया है। रिपोर्टर अनवर लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम सचमुच बहुत शानदार है, बहुत सारी जानकारी और कहीं नहीं मिलती, वो यहाँ पर पता चलती है। सबसे अच्छी मौसमी जी हैं, जो जितनी सुंदर हैं उतनी ही सुंदर उनकी रिपोर्टिंग। संजय जी, दिल्ली में 2 साल पहले मेरी भाभी का वोट बिना उनकी जानकारी के काट दिया गया था। जब वो डालने वोट गई, पता चला, बाद में BLO ने कहा आप फॉर्म 6 भर कर फिर नाम जुड़वा लो। इसलिए आपको बता दें, बगैर आपकी जानकारी वोटर लिस्ट में आपका नाम कट सकता है। ये संभव है। मेरी जानकारी में कई और लोग भी हैं जिनका नाम बगैर उनकी जानकारी के काटा गया, बाद में फिर उन्होंने अपना नाम जुड़वाया है। तो ये जानकारी है, आपके लिए भी है, क्योंकि आप चुनाव आयोग को देखते हैं। एक और जो दर्शक हैं उन्होंने लिखा है विद 8857 लिख रहे हैं, सही को सही, गलत को गलत, वो भी बिना किसी भेदभाव के कहने वाला मंच है। आप 5 पांडवों का जब भी समय मिलता है आपका पूरा पॉडकास्ट देखता हूं। शुभकामनाएं आप सभी को। वाह। मनीष लिखते हैं, इस प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि सब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बिना कोई एजेंडा के और बिना किसी लाभ हानि के। दूसरा ये, इसमें जो जानकारी की बात होती है वो काफ़ी खिंचती है। कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया। उमेश लिखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, फ्रेश, अब अनबायस्ड, एंटरटेनिंग। एक अभी गुप्ता हैं, उन्होंने भी लिखा है, मेरा नमस्कार आप सभी को, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं। क्या आप लोग इस मौजूदा सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आज के युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों करवाया जाता है, जब हम अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो अंकित, मेरा आपको ये कहना है कि हम सरकार से सवाल भी पूछते हैं और ये पूछने का अधिकार हमारा है, हम कभी इस पे पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन लाठीचार्ज क्यों होता है? लाठीचार्ज के लिए फैसले वहाँ के SDM, DM, पुलिस कमिश्नर, अधिकारी लेते हैं, और किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए भी आपको पुलिस को पहले जानकारी देनी होती है। यदि आप नहीं देते हैं और वहाँ की स्थिति को देखते हुए क्या है नहीं है, उसका फैसला जो है वो अधिकारी लेते हैं, स्थानीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी हैं, वो लोग फैसला लेते हैं। हाँ, अगर शांतिपूर्ण है तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और वो भी जब आप किसी चीज़, मुद्दे को लेकर आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रदर्शन, किसी भी धरने की जानकारी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस थाने को जरूर देनी चाहिए जी। और मेरी एक बार फिर से आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अपील है, एक ही दरख्वास्त है कि आज तक रेडियो पे इस पॉडकास्ट को देखें, सुने। देख नहीं सकते तो सुन लीजिए, सुन नहीं सकते तो देख लीजिए, लेकिन जब तक इसको ख़त्म ना करें आप देखते और सुनते रहिए। और देखने और सुनने के साथ ही आपको जो है सबसे पहले एक ही काम करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले हफ्ते का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही जो आज तक रेडियो है उस पर अन्य कार्यक्रमों, अन्य प्रोग्राम, अन्य पॉडकास्ट की भी जानकारी आपको समय समय पे आती रहेगी। आप हौसला अफजाई करिए, हमें क्रिटिसाइज़ करने का भी अधिकार आपको है, आप सलाह देंगे, हम उसको मान लेंगे, लेकिन आप देखिए, ज़रूर देखिए, जो आपकी भावना है उनको व्यक्त आप ज़रूर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज इस पॉडकास्ट को जो है यहीं हम समापन करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, जल्दी ही जो है वो इसी चैनल पर, आज तक रेडियो पर। और कुछ और लोग यहाँ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने होंगे, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस सूत्रधार की कुर्सी पे नहीं हूँ और ना ही होना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें
खूबियां खामियां सारी जो है वो सूत्रधार के नाम पे होंगी। तो सर आप भी मुझे नीतीश लगता कुमार है की तरह कर लीजिए ना, लेफ्ट और राइट। मैं लेफ्ट और राइट पे नहीं, लोग आए जाएं, मैं बैठना यही चाहता हूं जहां आप, अमित, राहुल और संजय, क्योंकि सूत्रधार की कुछ मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों को मैं जानता समझता हूं। लेकिन क्योंकि अगर कुछ कमी रह गई हो इस पूरे पॉडकास्ट में तो वो मेरी कमी है। उनमें ना संजय जी की, ना राहुल की, ना मिलन की, ना अमित की, कभी मेरी होगी। इसके लिए आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं जी। Reporters off.